हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 12th का चैप्टर 1 द लास्ट लेसन। तो पहले इसमें हमें ऑथर के बारे में बताया गया है कि ये जो है एल्फोन डॉडेट, ये एक फ्रेंच नॉवलिस्ट है और ये शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं। तो ये जो स्टोरी इन्होंने लिखी है लास्ट लेसन, ये जो इसका पूरा सीन है ये सेट किया गया है फ्रेंको पर्शियन वॉर जो 1870 से 1871 के टाइम पर हुई थी। फ्रेंको मतलब फ्रांस, पर्शियन वो एरिया था जिसमें कभी जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया का कुछ पार्ट आता था। अब तो ये सारे अलग अलग कंट्रीज़ बन गए हैं। तो ये वाला जो टाइम था इसमें फ्रेंको प्रशियन वॉर के टाइम पे फ्रांस को हरा दिया था बिस्मार्क की आर्मी ने, और इसका जो एल्फ्रेड और लॉरेन वाला जो एरिया था वो जीत लिया था प्रशिया ने। तो ये उसी के ऊपर पूरी स्टोरी बनी हुई है। I started for school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because M. Himmel had said that he would question us on participles. तो इसमें जो ऑथर है वो बताते हैं कि उन्होंने स्कूल जाना जो सुबह काफ़ी लेट स्टार्ट किया था, मतलब लेट हो गए थे वो स्कूल जाने के लिए, और उनको काफ़ी डर लग रहा था कि उनको डांट पड़ेगी, और स्पेशली एम हिमल से उनको डांट पड़ेगी जिन्होंने बोला था कि वो क्वेश्चन पूछेंगे पार्टिसिपल्स पर। एंड आई डिड नॉट न्यू द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और जो ऑथर थे वो पार्टिसिपल्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते थे। पार्टिसिपल्स जैसे कि टेंसेज होते हैं ना, उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल और इस टाइप से पार्टिसिपल्स ग्रामर का पार्ट होता है। तो इसमें किस बारे में के फ्रेंच ग्रामर के बारे में बात कर रहे हैं वो। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डेज आउट ऑफ डोर्स, और कुछ टाइम के लिए तो ऑथर ने सोचा था कि वो भाग जाएंगे और स्कूल नहीं जाएंगे और बाहर ही अपना सारा का सारा टाइम निकाल देंगे। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट, द बर्ड्स वर चिर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमील द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। और इसमें आगे बताते हैं कि इसको मतलब वो बाहर निकल गए थे अपने घर से, तो बाहर जो था बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा मौसम था, सूरज चमक रहा था, बर्ड्स चिपिंग कर रही थी, आवाज़ कर रही थी उसके फॉरेस्ट के किनारे, और वहाँ पर जो ड्रिलिंग कर रहे थे मतलब घूम रहे थे कौन, पर्शिया के सोल्जर्स। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू द स्कूल। और ये सारी जो चीज़ें थी, मतलब बर्ड्स की आवाज़, मतलब नेचर जो था वो इतना सुंदर लग रहा था कि मन ही नहीं कर रहा था ऑथर का स्कूल जाने का, मगर उन्होंने रेजिस्ट किया कि नहीं भाई स्कूल जाना चाहिए, और वो स्कूल की तरफ जल्दी जल्दी जाने लगे। व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, और जब वो टाउन हॉल से मतलब जो मेन एरिया था टाउन का वहाँ से निकल रहे थे, उन्होंने एक भीड़ देखी बुलेटिन बोर्ड के पास। For the last 2 years, all our bad news had come from there, the lost battles, the draft, the orders of the commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? फिर जब वो निकल रहे थे तो बुलेटिन बोर्ड मतलब एक बोर्ड टाइप का है जिसमें अलग अलग न्यूज़ आ रही थी बुलेटिन्स के वे में। तो ये आगे बताते हैं कि जो पिछले 2 सालों से सिर्फ और सिर्फ बुरी ही न्यूज़ आ रही थी कि जो बैटल्स लड़ाइयाँ हारी गई हैं। कमांडिंग ऑफिसर्स जो थे उनके आर्मी के वो ऑर्डर दे रहे थे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिर ऑथर ने सोचा कि वहाँ पे रुक जाए और देखे कि मतलब अब क्या हो गया है नया। Then, as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher who were there with his apprentice reading the bulletin called after me, "Don't go so fast, bub. You will get to your school in plenty of time." फिर मतलब वहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे जिसमें मतलब काफ़ी सारे प्रोफेशन के लोग थे जो वॉच बनाते थे, जो शूज़ बनाते थे, वो सब के सब वहाँ पर इकट्ठा हुए थे बुलेटिन बोर्ड के आगे। और फिर वो बच्चे से बोल रहे थे कि इतना मतलब जल्दी भी मत करो और काफ़ी सारा टाइम है हमारे पास स्कूल जाने के लिए। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन आउट ऑफ ब्रेथ। और फिर ऑथर को लगा कि ये लोग जो हैं ये मेरा मजाक बना रहे हैं कि स्कूल जाने के लिए भी बहुत टाइम है, ऐसे भागो मत। और फिर मैं तो भागते हुए स्कूल चला गया एम हेमल्स की क्लास में। Usually, when school began, there was a great bustle, which could be heard out in the street. The opening and the closing of desks, lesson repeated in unison, very loud. फिर वो कहते हैं कि मतलब हमेशा क्या होता था स्कूल में, काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें हुआ करती थी डेस्क खुलने की, और जो लेसन्स हैं लोग बच्चे एक साथ बोल रहे हैं उसकी आवाज़ें आती थी, और अलग अलग तरीके की आवाज़ें आती रहती थी, मगर आज कुछ अलग था। But now it was also still. I had counted on the commotion to get to my desk without being seen, but of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning. फिर वो सोच रहे थे कि मैं चुपचाप से, लेट तो हो गए थे वो कि चुपचाप से क्लास में निकल जाऊंगा और किसी को पता नहीं लगेगा क्योंकि भीड़ थी
मतलब भीड़ होती थी और काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें हो रही होती थी स्कूल में, मगर उस दिन इतनी ज़्यादा शांति थी जैसे कि किसी स्कूल में किसी संडे की सुबह को जब कोई नहीं होता है, इस टाइप की शांति उस दिन वहाँ पे थी। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस एंड एम हिमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरेबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। तो मैंने देखा कि जो एमएमएल थे वो क्लास में घूम रहे थे, जब ऑथर ने खिड़की से देखी थी ये चीज़, क्योंकि क्लासमेट्स बैठे हुए थे और एमएमएल अपनी छड़ी के साथ जो उनकी आर्म के नीचे दबी हुई थी उसको लेकर के घूम रहे थे पूरी क्लास में। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटनेड आई वॉज। फिर वो सोच रहे थे कि सब लोग बैठे हुए हैं, मुझे आगे से निकलना है डोर के, तो काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था इस बात के लिए ऑथर को। बट नथिंग हैपेंड। एम हिमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, वी वर बिगनिंग विदाउट यू। तो फिर वो, मगर ऐसा कुछ होता नहीं, उन्हें लगता था कि डांट पड़ेगी मेरी और ऐसा कुछ होगा, मगर एम हिमल ने बहुत ही ज़्यादा आराम से बोला कि जाओ अपनी सीट पर बैठ जाओ और हम स्टार्ट करने वाले हैं। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। और फिर जो ऑथर थे वो अपनी डेस्क पे जा करके बैठ गए। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल आउट माई फ्रेड डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। फिर मतलब वो अपनी डेस्क पे बैठ गए थे और पढ़ने के लिए ऑलमोस्ट रेडी हो गए थे, तो उन्होंने देखा कि उनके जो टीचर थे एम हेमिल जो उन्हें पढ़ाते थे, उन्होंने एक बहुत ही सुंदर सा ग्रीन कोट पहना हुआ था, जो मतलब जिसमें फ्रिल्स भी थी, शर्ट थी जिसमें फ्रिल थी और ब्लैक कलर की सिल्क कैप थी जिसमें एम्ब्रॉयडरी बनी हुई थी। ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। ऐसे कपड़े वो कभी भी नहीं पहनते थे और सिर्फ तभी पहनते थे जब कोई इंस्पेक्शन या फिर कोई प्राइज डे होता था। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज एंड सोलमन। और इसके अलावा भी ऑथर कहते थे कि बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सा स्कूल लग रहा था और जो बिल्कुल शांत था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स। और फिर सबसे ज़्यादा अजीब चीज़ जो थी वो ये थी कि बैक बेंचेस पे जो हमेशा खाली रहती थी वहाँ पर गांव के दूसरे लोग बैठे हुए थे। Old Hauser with his three-cornered hat, the former mayor, former postman, several other besides। और कौन थे वो लोग? पहले जो मेयर रह चुके थे वो थे, पहले जो रह चुके थे फॉर्मर पोस्ट मास्टर थे, और मतलब इनके अलावा भी काफ़ी सारे लोग थे जो उनकी क्लास में बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, सब बहुत ज़्यादा दुखी लग रहे थे। एंड हॉजर हैड बॉट एन ओल्ड प्राइमर, thumbed at the edges, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages। और जो मिस्टर हॉजर थे वो एक ओल्ड प्राइमर लेके आए हुए थे जिसके कुछ एजेस थे और उन्होंने अपनी नी पे उनको रखा हुआ था और अपने चश्मे से उसको बहुत ही ज़्यादा उसके पेजेस को ध्यान से देख रहे थे। While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you." फिर जो एम हेमल होते हैं वो अपनी चेयर से उठते हैं और बहुत ही आराम से बोलते हैं कि बच्चों ये मेरा आखिरी लेसन है जो मैं देने जा रहा हूँ आज। ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन स्कूल्स ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन। वो ऐसा इसलिए था क्योंकि जब बर्लिन जो था, जो जर्मनी का पार्ट था, उससे ऑर्डर आया था कि एल्सेक और लॉरेन में सिर्फ और सिर्फ अब जर्मन पढ़ाई जाएगी और अब यहाँ पे फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। और वो बोलते हैं कि आपका आखिरी फ्रेंच लेसन है और आपको बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान देना चाहिए। With a thunderclap these words were to me on the wedges, that was what they had put up in the town hall। और ये बात सुन के मतलब ऑथर को ऐसा लगा कि एकदम से क्या कुछ अलग सा हो गया है, जब जैसे उन्होंने सुना कि ये फ्रेंच का लास्ट लेसन है। इसी तरीके की अजीब सी सनसनाहट सी उनमें होने लगी जैसे कि बुलेटिन बोर्ड पर उन्होंने लोगों के अंदर महसूस की थी। My last French lesson? Why, I hardly knew how to write. I should never learn any more. I must stop there then। फिर वो सोचते हैं कि मेरा लास्ट फ्रेंच का लेसन होगा, मेरे को तो मतलब बहुत अच्छे से कुछ लिखना भी नहीं आता है और मैं लर्न भी नहीं कर पाया हूँ इसे, तो ऐसा कैसे हो सकता है। Oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking bird eggs or going sliding on the Saar, my books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now। फिर वो सोचते हैं कि मैंने पढ़ाई पे पहले क्यों नहीं ध्यान दिया, मैं क्यों बाहर इतना घूमता रहता था, और मुझे जो पहले बुक्स अब इतनी ज़्यादा हैवी लगती थी और ख़राब लगती थी, अब ऐसा लगता है
है जैसे कि वो मेरी पुरानी दोस्त हो। जो ग्रामर हिस्ट्री थी वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, अब वो मुझे अच्छी लगने लगी है। एक ही मोमेंट ने कि अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, इस एक छोटी सी बात ने कितना कुछ चेंज कर दिया था। I should never see him again made me forget all about his ruler and how cranky he was। और ये आइडिया कि वो मिस्टर एम हेमल को कभी और दोबारा नहीं देख पाएंगे, इस आइडिया ने ही उनको मतलब ऐसा बना दिया था कि मिस्टर हेमल कितने अच्छे हैं, और उनका रूलर जो उनको ऑथर को बुरा लगता था वो भी अब अच्छा लगने लगा था। Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understand why the old men of the village were sitting there। और फिर अब उनको समझ आ गया था कि मिस्टर एम हेमल ने क्यों अपना नया कोट पहना हुआ है जो वो संडेज़ को पहनते थे, और बाकी सारे जो विलेज के लोग हैं क्यों वहाँ पर उस क्लास में बैठे हुए थे। It was because they were sorry too that they had gone to school more। It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country। और वो बाकी सारे लोग इसलिए बैठे हुए थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब सॉरी फील कर रहे थे कि वो अपने स्कूल्स में क्यों इतने अच्छे से नहीं गए थे, और एक ट्रिब्यूट पे करने के लिए एम हेमल को भी, जो टीचर थे फ्रेंच पढ़ाते थे, कि उन्होंने 40 ईयर्स की कंट्री को सर्विस दी है और लोगों को फ्रेंच सिखाई है। इस सब का ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए वो लोग उस क्लास में बैठे हुए थे। While I was thinking all this, I heard my name called। It was my turn to recite। और ये सब जैसे ऑथर सोच रहे थे तभी उनका नाम उन्हें सुनाई दिया और उनसे कहा गया कि वो उस लेसन को पढ़ें। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle, although very loud and clear and without one mistake, but I got mixed up on the first words and stood there holding on my text। फिर वो उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया और वो मतलब काफ़ी अच्छे से पढ़ रहे थे बिना किसी मिस्टेक के, बल्कि उनको लग रहा था कि उन्हें पार्टिसिपल का तो कोई रूल नहीं आता है। फिर भी उनकी जो हार्ट बीट है वो तेज़ हो गई थी, मगर फिर भी वो पढ़ रहे थे। आई हर्ड एम एमल से टू मी, आई वोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड एनफ, सी हाउ इट इज़ एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स। फिर वो कहते हैं कि मतलब काफ़ी थोड़ा सा डर रहे होते हैं जो ऑथर होते हैं, वो घबरा रहे होते हैं, तो फिर एम एमल बोलते हैं कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, और मतलब मैं मानता हूँ तुम्हें बुरा लग रहा होगा, मगर अब ये जो है ये ऑलमोस्ट लास्ट लेसन ही है। See how it is. Every day we have said to ourselves, "Pa, I have plenty of time. I will learn it tomorrow." फिर वो डेली तो वो एक दूसरे से कहते थे और ख़ुद भी सोचते थे कि कोई बात नहीं, बहुत सारा टाइम है, मैं ये वाली जो नई चीज़ है इसको मैं कल भी सीख लूँगा, मगर अब टाइम नहीं था। Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak nor write your own language, but you are not the worst, poor little friends, we will all a great deal to reproach ourselves with। फिर वो जो टीचर होते हैं उनके फ्रेंड्स के जो ऑथर हैं वो कहते हैं कि अब तुम्हें मतलब बाहर किसी को कुछ ज़्यादा प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कुछ तुम्हें फ्रेंच आती है या नहीं आती है। अब हम भी उसी कैटेगरी में आ गए हैं कि हम भी अपनी जो हमें फ्रेंच आती है, हम लिख पाते हैं, बोल पाते हैं, वो हम किसी को ज़्यादा शो नहीं कर पाएंगे। Your parents were not anxious enough to have you learn. They preferred to put you to work on a farm or at the mills so as to have a little more money। और फिर वो ऐसा आगे बोलते हैं कि अब आपके पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा एंक्शियस परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आप पढ़ पा रहे हैं या नहीं, वो अब प्रेफर करेंगे कि आप फार्म में जाके काम करें और कुछ पैसा कमाएं। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो। और फिर वो टीचर ऐसा बोलते हैं कि इसका ब्लेम मुझे भी जाता है। Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? फिर वो मतलब ऑथर बोलते हैं कि मेरी भी इसमें गलती है कि मैं आप लोगों को फ्रेंच नहीं सिखा पाया, क्योंकि मैं आपको कभी मतलब पानी की बॉटल भरने भेज दिया करता था, और जब मुझे फ़िशिंग पे जाना होता था तब मैं आप लोगों को छुट्टी भी दे दिया करता था। मतलब टीचर ऐसा बोल रहे हैं कि इसमें मेरी भी गलतियाँ हैं कि मैं अच्छे से फ्रेंच नहीं सिखा पाया। Then from one thing to another, Amhamel went on to talk of the French language, saying that it is one of the most beautiful इसमें लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। फिर वो मतलब फ्रेंच के लैंग्वेज के बारे में काफ़ी ज़्यादा आगे बोलते जाते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज कैसी है, कि ये मतलब वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड है, सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है, और इस तरह से बोलते जाते हैं वो। द मोस्ट लॉजिकल दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज। फिर बोलते हैं कि मतलब इतनी प्यारी अच्छी
प्यारी है, अच्छी लैंग्वेज है, हमको इसको संभाल के रखना चाहिए। जब कोई देश गुलाम बनता है तो उस देश के लोग ही अपनी भाषा को भूल जाते हैं और वो कहीं पर कैद हो जाती है।